हेलो बुकवर्स एक्सप्लोरर्स, स्वागत है आपका ज्ञान के इस अनंत ब्रह्मांड में। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो किसी भी एडवेंचर से कहीं ज्यादा रोमांचक है। ये समय में पीछे जाने का सफर है। आज से 3.8 अरब साल पहले, जब हमारे ग्रह पर जीवन की पहली चिंगारी भड़की थी। ये एक जासूसी कहानी है जिसके सुराग पत्थरों में, हमारे अपने डीएनए में और हर जीवित प्राणी के शरीर में छिपे हैं। ये कहानी है जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की, कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक साधारण से ग्रह पर जीवन की ये जटिल, विविध और खूबसूरत कहानी शुरू कैसे हुई। एक सिंगल सेल से लेकर नीली वेल तक और छोटे से वायरस से लेकर सोचने समझने वाले इंसानों तक का ये अविश्वसनीय सफर कैसे तय हुआ। इस महान रहस्य को उजागर करने के लिए हमारा गाइड है विज्ञान का एक टाइटन, एक महान एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जॉन मेनार्ड स्मिथ, और उनकी लैंडमार्क किताब द थियरी ऑफ एवोल्यूशन। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने का एक मैनुअल है। यह हमें बताती है कि चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का विचार सिर्फ एक थियरी नहीं, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली इंजन है जो पृथ्वी पर जीवन के हर रूप को चलाता है। इस सफर पर निकलने से पहले हमें कुछ आम गलतफहमियों को दूर करना होगा। विकासवाद का मतलब ये नहीं है कि इंसान बंदरों से बने हैं। इसका मतलब है कि इंसानों और आज के बंदरों दोनों के पूर्वज एक थे जो लाखों साल पहले रहते थे। एवोल्यूशन कोई सीधी सीढ़ी नहीं है जिस पर चलकर जीव बेहतर होते जाते हैं। ये एक विशाल शाखाओं वाले पेड़ की तरह है, जहां हर शाखा अपने माहौल में अडैप्ट होने की एक नई कोशिश है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम समय और विज्ञान के एक ऐसे गहरे महासागर में गोता लगाने वाले हैं जहां हर मोड़ पर हैरानियां और खोज आपका इंतजार कर रही है। ये कहानी है हमारी, आपकी और इस ग्रह के हर जीव की। ये जीवन की कहानी है। हर किताब जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देती है। अगर आप भी दुनिया की महान किताबों से मिले ज्ञान के जरिए अपनी जिंदगी को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो बुकवर्स परिवार का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ सीखते रहें। पार्ट 1, जीवन की मशीनरी। हर महान मशीन के पीछे एक इंजन होता है जो उसे चलाता है। जीवन के इस विशाल और जटिल मशीन को चलाने वाला इंजन क्या है? ये कैसे काम करता है? पहले हिस्से में हम इसी मशीनरी के पुर्जों को समझेंगे। डार्विन का महान विचार, जेनेटिक्स की खोई हुई कड़ी और डीएनए का आधुनिक संश्लेषण। चैप्टर 1, डार्विन का महान विचार, नेचुरल सिलेक्शन। हमारी कहानी 1831 में शुरू होती है, जब एक 22 साल का नौजवान चार्ल्स डार्विन HMS बीगल नाम के एक जहाज पर दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकलता है। वो एक नेचुरलिस्ट था जिसका काम था दुनिया के कोने कोने से पौधों और जानवरों के नमूने इकट्ठा करना। इस 5 साल लंबे सफर ने हमेशा के लिए ये बदल दिया कि हम जीवन को कैसे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था गैलापागोस आइलैंड्स, जो दक्षिण अमेरिका के तट से कुछ दूर हैं। डार्विन ने वहां देखा कि हर द्वीप पर फिंचेस, यानी कि एक प्रकार की चिड़िया की अपनी खास प्रजाति थी। कुछ की चोंच मोटी और मजबूत थी, जो सख्त बीजों को तोड़ने के लिए परफेक्ट थी। कुछ की चोंच पतली और नुकीली थी, जो कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए बनी थी। डार्विन हैरान था, ऐसा क्यों था कि हर द्वीप की फिंच अपने खास माहौल के लिए इतने सटीकता से अडॉप्ट हो गई थी। इंग्लैंड लौटने के बाद डार्विन ने सालों तक अपने नमूनों और ऑब्जर्वेशंस का अध्ययन किया। उन्होंने थॉमस माल्थस के काम को पढ़ा, जिन्होंने कहा था कि किसी भी आबादी में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या हमेशा संसाधनों से ज्यादा होती है, जिससे अस्तित्व के लिए संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पैदा होता है। इन सभी विचारों को मिलाकर डार्विन ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पेश किया, जिसे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का नाम दिया। ये इवोल्यूशन का इंजन है और ये 3 सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों पर काम करता है। वेरिएशन यानी विविधता। किसी भी प्रजाति के जीव एक जैसे नहीं होते, उनमें छोटे छोटे अंतर होते हैं। कुछ इंसानों की लंबाई ज्यादा होती है, कुछ की कम। कुछ हिरन तेज दौड़ते हैं, कुछ धीमे। ये विविधता जीवन का कच्चा माल है। इनहेरिटेंस यानी आनुवंशिकता। जीव अपने ट्रेट्स यानी गुण अपने बच्चों को देते हैं। लंबे माँ बाप के बच्चे लंबे होते हैं और तेज दौड़ने वाले हिरन के बच्चे भी तेज दौड़ने की संभावना रखते हैं। डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। यहीं पर अस्तित्व के लिए संघर्ष काम आता है। जिन जीवों के पास ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उन्हें अपने माहौल में जिंदा रहने
और बच्चे पैदा करने में ज्यादा मदद करते हैं, वे दूसरों की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं। उनके बच्चे भी ज्यादा होते हैं और वे अपने एडवांटेजियस ट्रेट्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसे समझने के लिए इंग्लैंड के पेपर्ड मॉथ्स की सच्ची कहानी से बेहतर कुछ नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये पतंगे ज्यादातर हल्के रंग यानी लाइट कलर्ड के होते थे। ये रंग उन्हें पेड़ों की लाइकन से ढकी छाल पर शिकारियों से छिपने में मदद करता था। उस आबादी में कुछ गहरे रंग के पतंगे भी थे, लेकिन वे आसानी से शिकार हो जाते थे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और फैक्ट्रियों के धुएं से पेड़ों की छाल काली पड़ गई। अब क्या हुआ? अब हल्के रंग के पतंगे साफ नजर आने लगे और शिकार होने लगे, जबकि गहरे रंग के पतंगे आसानी से छिप जाते थे। नतीजा क्या हुआ? गहरे रंग के पतंगे ज्यादा जिंदा रहे, उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा किए और धीरे धीरे कुछ ही दशकों में लगभग पूरी आबादी गहरे रंग की हो गई। ये नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन था। माहौल बदला और जो वेरिएशन यानी गहरा रंग उस नए माहौल के लिए बेहतर था, उसे सिलेक्ट कर लिया गया। डार्विन का सिद्धांत यही था कि प्रकृति अंधी है, वह बेहतर या कमजोर नहीं चुनती, वो सिर्फ ये चुनती है कि किसी खास समय और जगह पर जिंदा रहने के लिए क्या काम करता है। ये एक धीमी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो लाखों साल में एक सिंगल सेल से आज की करोड़ों प्रजातियों को जन्म दे सकती है। लेकिन डार्विन के सिद्धांत में एक बहुत बड़ी पहेली गायब थी। उन्हें पता था कि ट्रेट्स विरासत में मिलते हैं, लेकिन ये कैसे होता है? विविधता का स्रोत क्या है? इन सवालों का जवाब एक गुमनाम साधु के बगीचे में छिपा था। चैप्टर 2, खोई हुई कड़ी, मेंडल और जेनेटिक्स का जादू। जिस समय डार्विन अपनी महान किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिख रहे थे, उसी समय ऑस्ट्रिया में एक साधु ग्रेगर मेंडल अपने मठ के बगीचे में मटर के पौधों के साथ प्रयोग कर रहे थे। मेंडल को ये जानने में दिलचस्पी थी कि माता पिता के गुण बच्चों में कैसे जाते हैं। उन्होंने हजारों मटर के पौधों को क्रॉस पॉलिनेट किया और उनके नतीजों का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखा। उन्होंने देखा कि जब वो एक लंबे पौधे को एक बौने पौधे के साथ मिलाते तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते थे, लेकिन जब वो इस पहली पीढ़ी के पौधों को आपस में मिलाते तो दूसरी पीढ़ी में बौने पौधे फिर से प्रकट हो जाते थे, हमेशा 3:1 के अनुपात में। इन प्रयोगों से मेंडल ने आनुवंशिकता के कुछ बुनियादी नियम खोजे, जिन्हें आज हम मेंडलियन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने बताया कि हर ट्रेट के लिए एक जीव को अपने हर माता पिता से एक फैक्टर मिलता है। ये फैक्टर्स, जिन्हें आज हम जीन्स कहते हैं, डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं। मटर के पौधों के मामले में लंबाई का जीन यानी कैपिटल टी बौनेपन के जीन यानी स्मॉल टी पर डोमिनेंट था। तो अगर एक पौधे को कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों जीन मिलते तो वो लंबा होता था, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट था। बौना पौधा सिर्फ तभी पैदा होता था जब उसे दोनों माता पिता से स्मॉल टी जीन मिलता। ये डार्विन की खोई हुई कड़ी थी। मेंडल का काम ये समझा रहा था कि ट्रेट्स कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बिना घुले मिले आगे बढ़ते हैं। इससे यह भी पता चला कि आबादी में वेरिएशन छिपा रह सकता है, जैसे रिसेसिव जीन्स के रूप में, और बाद में प्रकट हो सकता है। दुख की बात है कि मेंडल का काम उनके जीवन काल में किसी ने नहीं समझा। डार्विन भी उनके काम से अनजान रहे। उनकी मृत्यु के दशकों बाद 1900 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने उनके काम को फिर से खोजा और महसूस किया कि ये डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है। डार्विनिज्म और जेनेटिक्स का ये मिलन, जिसे मॉडर्न सिंथेसिस कहा जाता है, ने विकासवाद की हमारी समझ में क्रांति ला दी। अब हम जानते थे कि नेचुरल सिलेक्शन किस चीज पर काम करता है, जीन्स पर। लेकिन ये जीन्स क्या हैं और वेरिएशन यानी नए ट्रेट्स आते कहां से हैं? इन सवालों का जवाब 20वीं सदी के मध्य में डीएनए की खोज से मिला। चैप्टर 3, आधुनिक संश्लेषण, डीएनए, जीवन का ब्लूप्रिंट। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की। यह 20वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक थी। उन्होंने पाया कि डीएनए एक घुमावदार सीढ़ी की तरह है, जिसके डंडे 4 अलग अलग केमिकल लेटर्स यानी ए, टी, सी, जी के जोड़ों से बने होते हैं। ये डीएनए ही जीवन का ब्लूप्रिंट या कुक बुक है।
इन 4 अक्षरों के सीक्वेंस में हर जीवित प्राणी को बनाने और चलाने के निर्देश लिखे होते हैं। एक जीन डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है जो एक खास प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है, और ये प्रोटीन्स ही हमारे शरीर में ज्यादातर काम करते हैं, हमारी आंखों का रंग तय करने से लेकर भोजन पचाने तक। जब एक सेल विभाजित होता है तो वो अपने डीएनए की एक कॉपी बनाता है। ये कॉपीइंग प्रोसेस अविश्वसनीय तरीके से सटीक है, लेकिन कभी-कभी इसमें गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियों को म्यूटेशन कहते हैं। ये कुकबुक में एक टाइपो होने जैसा है। ज्यादातर म्यूटेशंस या तो हानिकारक होते हैं या उनका कोई असर नहीं होता, लेकिन कभी-कभी संयोग से एक म्यूटेशन एक नया फायदेमंद ट्रेट पैदा कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक म्यूटेशन जो किसी हिरण को थोड़ा तेज दौड़ने में मदद करता है या किसी पौधे को सूखे में बेहतर तरीके से जीवित रहने में मदद करता है। ये म्यूटेशन ही वेरिएशन का अंतिम स्रोत है। ये कच्चा माल है जिस पर नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। म्यूटेशन संयोग से होते हैं, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन संयोग नहीं है। ये उन म्यूटेशंस को सिलेक्ट करता है जो किसी जीव को उसके माहौल में सफल होने में मदद करते हैं। तो अब हमारे पास पूरी मशीनरी है। डीएनए जीवन का कोड है। म्यूटेशंस इस कोड में नए वेरिएशंस पैदा करते हैं। इनहेरिटेंस यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स के माध्यम से इन वेरिएशंस को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है, और नेचुरल सिलेक्शन उन वेरिएशंस को चुनता है जो अस्तित्व और प्रजनन में मदद करते हैं। ये 4 चरण की प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों में जीवन के उस अद्भुत पेड़ को जन्म देती है जिसे हम आज देखते हैं। लेकिन क्या इस भव्य सिद्धांत का कोई प्रमाण है? क्या हम एवोल्यूशन को होते हुए देख सकते हैं? अगले हिस्से में हम उन सबूतों की जांच करेंगे जो हमें पत्थरों, हड्डियों और हमारे अपने शरीर में मिलते हैं। चैप्टर 6 जीवन का भूगोल, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इस बात का अध्ययन है कि प्रजातियां पृथ्वी पर कैसे वितरित हैं। ये एवोल्यूशन के लिए कुछ सबसे मजबूत सबूत प्रदान करता है। डार्विन ने भी इस पर ध्यान दिया था। उन्होंने देखा कि अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसे माहौल होने के बावजूद वहां के जीव जंतु बहुत अलग थे। अफ्रीका के घास के मैदानों में हाथी और शेर थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों में कंगारू और कोआला। क्यों? इसका जवाब है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और एवोल्यूशन। लाखों साल पहले दुनिया के ज्यादातर महाद्वीप एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। जब ये सुपर कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हुआ तो ये अपने साथ रहने वाली आबादी को भी अलग अलग कर गया। ये अलग थलग आबादी फिर लाखों सालों तक अपने अपने माहौल में स्वतंत्र रूप से विकसित हुई, जिससे नई और अनूठी प्रजातियों का जन्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये बहुत पहले बाकी दुनिया से अलग हो गया था। उस समय ज्यादातर स्तनधारी मार्सुपियल्स यानी जैसे कि कंगारू थे, जो अपने बच्चों को एक थैली में पालते हैं। बाकी दुनिया में बाद में प्लेसेंटल मैमल्स जैसे इंसान, कुत्ते, बिल्ली विकसित हुए और ज्यादातर मार्सुपियल्स को कम्पीट करके खत्म कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स को कोई कंपटीशन नहीं मिला और वे वहां के हर इकोलॉजिकल नीश को भरने के लिए विकसित हुए। घास खाने वाले कंगारू से लेकर पेड़ों पर रहने वाले कोआला और मांसाहारी तस्मानियन डेविल तक। ऑस्ट्रेलिया की अनूठी जैव विविधता सिर्फ एवोल्यूशन और बायोजियोग्राफी के सिद्धांत से ही समझी जा सकती है। पार्ट 3 विकास के नतीजे, द आउटकम्स ऑफ एवोल्यूशन। अब जबकि हम एवोल्यूशन की मशीनरी और उसके सबूतों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस प्रक्रिया के नतीजे क्या होते हैं। ये नई प्रजातियों को जन्म कैसे देती है और इसने हमें यानी इंसानों को कैसे बनाया। चैप्टर 7 नई प्रजातियों का जन्म, स्पीशिएशन। स्पीशिएशन वो प्रक्रिया है जिससे एक प्रजाति 2 या 2 से अधिक नई प्रजातियों में विभाजित हो जाती है। यह तब होता है जब एक प्रजाति की आबादी किसी तरह से 2 समूहों में बंट जाती है और उनके बीच जीन फ्लो यानी प्रजनन बंद हो जाता है। इसका सबसे आम तरीका है एलोपैट्रिक स्पीशिएशन, जो एक जियोग्राफिकल बैरियर यानी भौगोलिक बाधा के कारण होता है। कल्पना कीजिए कि गिलहरियों की एक प्रजाति एक बड़े से जंगल में रहती है। फिर एक भूकंप आता है और एक विशाल घाटी यानी कैनियन बन जाती है, जो जंगल को 2 हिस्सों में बांट देती है। अब घाटी के दोनों किनारों पर रहने वाली गिलहरियां आपस में मिल नहीं सकती। लाखों सालों तक ये दोनों आबादी अलग अलग विकसित होंगी। उनके माहौल में थोड़े थोड़े अंतर हो सकते हैं। एक तरफ ज्यादा शिकारी हो सकते हैं, दूसरी तरफ अलग तरह के पेड़ हो सकते हैं। दोनों समूहों में रैंडम म्यूटेशंस होंगे। नेचुरल सिलेक्शन हर समूह में अलग अलग ट्रेट्स को फेवर करेगा। धीरे धीरे ये दोनों समूह इतने अलग हो जाएंगे
शारीरिक रूप से, आनुवांशिक रूप से और व्यवहार में, कि अगर कभी वो घाटी गायब भी हो जाए और वे फिर से मिलें, तो वे आपस में प्रजनन नहीं कर पाएंगे। वे अब दो अलग अलग प्रजातियां बन चुकी है। ये ग्रैंड कैनियन के किनारों पर रहने वाली काइबाब स्क्विरल और एबर्ट स्क्विरल की सच्ची कहानी है, जो एक कॉमन एंसेस्टर से इसी तरह विकसित हुई हैं। चैप्टर 8, इंसान बनने का सफर, द ह्यूमन स्टोरी। अब हम आते हैं एवोल्यूशन की सबसे आकर्षक और विवादास्पद कहानी पर, हमारी अपनी कहानी। फॉसिल रिकॉर्ड और जेनेटिक एविडेंस हमें दिखाते हैं कि हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार चिंपैंजीज और बोनोबोज हैं। हमारा कॉमन एंसेस्टर लगभग 60 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में रहता था। उस कॉमन एंसेस्टर से दो मुख्य शाखाएं निकली, एक जो आज के चिंपैंजीज की ओर ले गई और दूसरी जो इंसानों होमिनिन्स की ओर ले गई। हमारी शाखा की कहानी कई अलग अलग होमिनिन प्रजातियों से भरी है, जिनमें से ज्यादातर विलुप्त हो गई। ये एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक झाड़ीदार पेड़ है। कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे लूसी, लगभग 4 लाख साल पहले ये होमिनिन्स दो पैरों पर सीधे चलना, बाइपेडलिज्म सीख चुके थे, जो एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी कदम था। इसने उनके हाथों को औजार इस्तेमाल करने के लिए आजाद कर दिया। होमो हैबिलिस, हैंडीमैन, लगभग 25 लाख साल पहले यह पहली प्रजाति थी जिसने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। होमो इरेक्टस, अपराइट मैन, यह पहली होमिनिन प्रजाति थी जो अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप में फैली। वे आग का इस्तेमाल करना भी जानते थे। निएंडरथल्स, ये हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे। वे मजबूत, बुद्धिमान शिकारी थे और उनकी दिमागी क्षमता हमारी जितनी ही थी। होमो सेपियंस, हमारी अपनी प्रजाति का उदय लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में हुआ। हमारे पास एक हल्का कंकाल, एक ऊंचा माथा और सबसे महत्वपूर्ण, जटिल भाषा, प्रतीकवाद या सिंबलिज्म की क्षमता थी। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर एक बड़ा प्रवास शुरू किया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। वे दूसरी होमिनिन प्रजातियों जैसे निएंडरथल से मिले और कुछ हद तक उनके साथ प्रजनन भी किया। आज ज्यादातर गैर अफ्रीकी लोगों के डीएनए में 1 से 2% निएंडरथल डीएनए है, लेकिन आखिरकार होमो सेपियंस ही एकमात्र जीवित मानव प्रजाति बची। क्यों? इसका सटीक कारण बहस का विषय है, लेकिन शायद हमारी बेहतर सामाजिक संरचना, भाषा और अनुकूलन क्षमता ने हमें एक बढ़त दी। चैप्टर 9, विकासवाद आज और कल, एवोल्यूशन इन एक्शन। एवोल्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ अतीत में हुई हो, ये आज भी हमारी आंखों के सामने हो रही है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का उदय। जब हम किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, तो यह ज्यादातर बैक्टीरिया को मार देती है, लेकिन बैक्टीरिया की आबादी में हमेशा कुछ वेरिएशन होता है। संयोग से कुछ बैक्टीरिया के पास एक म्यूटेशन हो सकता है जो उन्हें उस एंटीबायोटिक से बचाता है। ये सुपर बग्स जिंदा बच जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और वे अपने रेजिस्टेंस जीन को दूसरी पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो एंटीबायोटिक उस इन्फेक्शन के लिए बेकार हो जाती है। ये नेचुरल सिलेक्शन का एक तेज और खतरनाक उदाहरण है। इसी तरह कीड़े मकोड़े कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स के प्रति और HIV वायरस दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस विकसित कर लेते हैं। जॉन मेनर्ड स्मिथ ने एवोल्यूशन की हमारी समझ में एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया, एवोल्यूशनरी गेम थियरी। उन्होंने गणित और अर्थशास्त्र के गेम थियरी का इस्तेमाल ये समझाने के लिए किया कि जानवरों का व्यवहार, खासकर सामाजिक व्यवहार, कैसे विकसित होता है। उदाहरण के लिए उन्होंने हॉक डव गेम का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि किसी पदापदी में आक्रामकता, एग्रेशन और सहयोग, कोऑपरेशन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो भविष्य क्या है? क्या इंसान अभी भी विकसित हो रहे हैं? हाँ, हमारी आधुनिक तकनीक और चिकित्सा ने नेचुरल सिलेक्शन के दबाव को कुछ हद तक बदल दिया है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। हमारी डाइट, बीमारियां और यहां तक कि हमारी संस्कृति भी हमारे जीन्स पर सिलेक्शन प्रेशर डाल रही है। मानव विकास का अगला अध्याय क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। निष्कर्ष, हमारा स्थान इस ब्रह्मांड में। जॉन मेनार्ड स्मिथ की द थियरी ऑफ एवोल्यूशन हमें एक गहरा और विनम्र करने वाला सच बताती है। ये हमें दिखाती है कि हम, इंसान, किसी विशेष रचना का शिखर नहीं है, बल्कि जीवन के एक विशाल और पुराने पेड़ की एक छोटी सी नई टहनी है। हमारा डीएनए उस पेड़ की जड़ों तक, जीवन के पहले सिंगल सेल्ड एंसेस्टर तक जाता है। एवोल्यूशन का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन स्टैटिक नहीं है, यह एक लगातार बहने वाली नदी है
जो हमेशा बदल रही है और अडेप्ट हो रही है। ये हमें सिखाता है कि हम इस ग्रह के हर दूसरे जीव से जुड़े हुए हैं, एक चींटी से, एक पेड़ से, एक वेल से। हम सब एक ही महान कहानी के पात्र हैं जो अरबों सालों से चल रही है। ये सिद्धांत सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सबसे योग्य का अस्तित्व के बारे में नहीं है। ये सहयोग, सहविकास और संयोग की भी कहानी है। ये जीवन की अविश्वसनीय लचीलेपन और रचनात्मकता का उत्सव है। महान खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, वी आर अ वे फॉर द कॉस्मोस टू नो इटसेल्फ, यानी हम ब्रह्मांड का एक तरीका है खुद को जानने का। एवोल्यूशन का सिद्धांत हमें उस ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देता है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम इस जीवन के अद्भुत टेपेस्ट्री में कहां फिट बैठते हैं। बुकवर्स की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जॉन मेनार्ड स्मिथ की इस किताब से कुछ नया सीखने को मिला हो और यह समरी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको एवोल्यूशन का कौन सा सबूत सबसे ज्यादा आकर्षक लगा। आपके कमेंट्स हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के मन में विज्ञान और जीवन के प्रति एक नई जिज्ञासा जगा दे। और हाँ, अगर आप बुकवर्स पर ऐसी ही डीप और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और इस ब्रह्मांड के आश्चर्यों पर सवाल उठाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।